योच वसत्त जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहं जीवितं सय्यो सीलवंतस्य जाइनो। धम्मपद की इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुष्शील और एकाग्रता विहीन व्यक्ति का 100 साल से जीने से बेहतर है कि शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का एक एक दिन का जीवन यह ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसी तरह बाबा साहब का भी एक सुविचार है, लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग। इन दोनों महापुरुषों के वचनों में हमें यह समानता मिलती है कि हमारा जीवन यह लंबा होने से बेहतर जीवन यह सत्कर्मों से भरा हुआ होना चाहिए। मैं श्रीमती नम्रता सालुंके राम टेके आप सभी को जयंती की बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए और सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए आज मैं आपके सामने प्रबुद्ध भारत इस विषय पे बात करना चाहती हूँ। हम सभी ने इतिहासों के किताबों में पढ़ा है कि केसरी, मराठा और ऐसे अन्य कई समाचार पत्र वर्तमान पत्र उस समय निकाले गए। अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए हम यह समाचार पत्र एक उत्तम उदाहरण थे, परंतु यह हमने सुना है कि बाबा साहब द्वारा दी गई हुई एडवर्टाइजमेंट को न छापना, शाहू महाराज द्वारा किए गए समाज सुधारणा के जो भी काम थे उसे अधार्मिक बताना, इन सभी चीज़ों को उस वर्तमान पत्रों में हमारा कार्य, हमारे समाज का कार्य बस यहाँ तक ही सीमित रह गया था। और इन वर्तमान पत्रों में अस्पृश्य समाज के लिए कोई भी स्थान नहीं था, उनकी समस्याओं के लिए, उनके प्रश्नों के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे समय में बाबा साहब ने 30 जनवरी 1920 में अपना पहला वर्तमान पत्र निकाला। उसका नाम था मूकनायक। क्योंकि बाबा साहब का कहना है कि यदि किसी समाज का अपना खुद का वर्तमान पत्र नहीं है तो वह समाज एक ऐसे पक्षी के समान है जिसके पंख ना हो, वह समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने सबसे पहले मूकनायक 1920 में, फिर 1927 में बहिष्कृत भारत, 1930 में जनता और फिर 1956 में प्रबुद्ध भारत, यह वर्तमान पत्र बाबा साहब ने निकाले। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इस प्रकार समय के अनुसार बाबा साहब ने ये सभी समाचार पत्र उस समय पाक्षिक निकाले। क्योंकि अगर हमने इनका हेडिंग देखा तो सबसे पहले आता है मूकनायक। तो मूकनायक क्या है? मूकनायक जो ऐसा समाज जिसकी वाणी को दबाया गया है, जिसकी बोल को सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसे समाज का प्रतिनिधि कर रहा है हमारा मूकनायक। फिर आता है बहिष्कृत भारत। क्या है बहिष्कृत भारत? तो भारत का बहुसंख्यक ऐसा समाज जिसे दबाया गया है, जिसे बहिष्कृत किया गया है, इस सिचुएशन को दिखाने वाला है हमारा यह बहिष्कृत भारत, यह टाइटल। फिर आगे आता है जनता। तो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है उस देश की जनता। और आगे 1956 में फरवरी में यह दिखाई पड़ता है कि जनता, यह जो पहले पाक्षिक था, हर 15 दिन में आता था, उस पाक्षिक का रूपांतर किया गया साप्ताहिक में जनता का। फिर बाद में 1956 में उसका नामांतर किया गया प्रबुद्ध भारत। तो यदि हमने इन चारों के हेडिंग देखे तो हमें पता चलता है कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बाबा साहब ने इनके हेडिंग बहिष्कृत भारत, मूकनायक, जनता और फिर प्रबुद्ध भारत। तो आज ये बहिष्कृत भारत है, मूकनायक है, लेकिन आज समय आ चुका है कि इस जनता को हमें एक सही दिशा देनी है। तो यह सही दिशा कौन सी है? बुद्ध की है। शायद इसलिए इसका नाम रखा होगा प्रबुद्ध भारत। तो क्या है प्रबुद्ध भारत? तो बहुत सारे साहित्यिक,
विचारवंत शायद इसकी अलग अलग व्याख्या परिभाषा कर सकते हैं, परंतु प्रबुद्ध भारत की यह व्याख्या है कि भगवान बुद्ध के शिक्षा अनुसार, भगवान बुद्ध के टीचिंग के अनुसार चलने वाला भारत, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए धम्म को पालन करने वाला भारत। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के विचारों पे चलने वाला प्रबुद्ध भारत, यह हेडिंग बाबा साहब ने लिया। लेकिन ये क्यों लिया? अभी तक तो बाबा साहब खुद उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर, उनके जीवन पर भगवान बुद्ध के विचारों का बहुत ही बड़ा प्रभाव हमें देखने के मिलता है। जैसे तो ये बुद्ध कौन है? भगवान बुद्ध के बारे में हम बहुत जानते हैं, लेकिन मेरे दृष्टि से भगवान बुद्ध यह एक ऐसे क्रांतिकारक है जो खुद क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, फिर भी उन्होंने धम्म उपदेश किया। यह उस समय में एक बहुत बड़ा अपराध था। धम्म उपदेश करना केवल सिर्फ ये ब्राह्मणों तक ही सीमित था, लेकिन इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को उन्होंने रोका और खुद उन्होंने बड़ी मेहनत से जो धम्म प्राप्त किया था वो धम्म सभी को बांटा, सब पे अनुकंपा की। तो ऐसे बुद्ध जो स्वयं एक क्रांतिकारक थे। फिर ऐसी स्त्री, जिस स्त्री को उस समय में अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का, कोई वेदों को उच्चारण करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, ऐसी स्त्रियों को, महिलाओं को भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में उन्हें भिक्षुणी होने का बहुमान दिया। और यह भिक्षुणी अब धम्म उपदेश करने लगी और सभी जनता उनको नमन भी करने लगी। यह उस समय में बहुत बड़ी ही क्रांति उस समय भगवान बुद्ध ने की थी। हर जात का, हर वर्ग का व्यक्ति संघ में शामिल हुआ। एक समान बैठकर सभी लोग, फिर वो राजा हो या फिर उसके सैनिक हो, सभी लोग एक साथ होकर धम्म उपदेश श्रवण किया करते थे। तो ऐसे जो भगवान बुद्ध और उनका जो तत्वज्ञान है, यह वास्तविक एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण हमें देता है और निसर्ग का सारा सत्य हमें इस तत्वज्ञान में मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का विचारों का, धम्म का बाबा साहब पर बहुत बड़ा पगड़ा था। तो इस प्रकार हम बुद्ध को समझते हैं। फिर आगे हमने देखा कि बाबा साहब ने ये वृत्तपत्र निकाले, समाचार पत्र निकाले। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि हमारे समाज की जो भी समस्याएं है वो संपूर्ण भारत को पता चले, अंग्रेजों को भी पता चले, ताकि जो भी समस्या है वो सब इस पे चिंतन कर सके। तो इसलिए इसका हेडिंग दिया गया बाद में प्रबुद्ध भारत। और प्रबुद्ध भारत क्या है यह हमने देखा। और आगे चलते हुए बाबा साहब अपने जीवन में एक मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करते हैं। मैंने इसे सुना है कि उन्होंने 10 लाख रुपए का कर्जा लेकर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वह उन्होंने खरीद ली और फिर उसका नामांतरण सिद्धार्थ कॉलेज में किया। हम भी हमारे जीवन में कर्जा लेकर घर बनाते हैं, लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन उसमें ही व्यस्त हो जाता है कि हमें बड़ा टेंशन हो जाता है घर का, कर्जा का। तो बाबा साहब ने, एक अकेले इंसान ने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज, इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ कॉलेज। फिर उन्होंने औरंगाबाद में खुद अपनी जीवन का बहुमूल्य समय देके खुद अपने हाथों से औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय उन्होंने बताया। आप चित्र में इनको देख सकते हो। और यह दोनों जो कॉलेज है वो आज भी वर्तमान में भी बड़ी अच्छी प्रकार से चल रहे हैं। हजारों छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं और पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत इनकी निर्मित की गई और आज भी यह सोसाइटी ज्ञान देने का काम कर रही है। अगर हमने इतिहास में देखा तो भगवान बुद्ध के समय के बाद तक्षशिला विद्यापीठ और नालंदा विद्यापीठ, आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि नालंदा विद्यापीठ ये भारत का बहुत ही बड़ा विश्व विद्यापीठ था। संपूर्ण विश्व से यहाँ हजारों छात्र एक ही समय पढ़ सकते थे, इतना बड़ा वह रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी वह थी। फिर आता है तक्षशिला विद्यापीठ जो आज पाकिस्तान में स्थित है और नालंदा आज बिहार में स्थित है। तो यहाँ तक्षशिला में भी संपूर्ण विश्व के छात्र
हमारे भारत की ओर आकर्षित होकर ये नालंदा और तक्षशिला यह शिक्षा के केंद्र बने हुए थे। और यहाँ हमारे बौद्ध भिक्षु विविध कलाएं, भाषाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और सारे आध्यात्मिक ज्ञान हो, फिर वह आयुर्वेदिक ज्ञान हो, उस समय का तत्कालीन जो भी श्रेष्ठ ज्ञान था, हमारे भिक्षु वहाँ एक टीचर के रूप में वहाँ सिखाने का काम करते थे। तो इतिहास में हमें ये दो बड़ी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जो भारत को एक शिक्षा का केंद्र हमें दिखाती है। तो बाबा साहब ने खुद अकेले ने इतने सभी कष्ट उठाते हुए उन्होंने भी सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। और हमने ऐसे सुना है और देखा भी है कि महाराष्ट्र में तलेगांव में बाबा साहब ने कुछ 80 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ले रखी थी। शायद उनका बहुत बड़ा प्लान भी इसमें हो सकता है था कि उन्हें और भी वहाँ बड़े कॉलेजेस या और कोई संस्थाएं उन्हें आगे चल के निर्माण करनी हो। तो इस प्रकार इतिहास से बाबा साहब ने खुद प्रेरित होकर वो खुद भी पढ़े और संपूर्ण छात्रों के लिए उन्होंने यह सुविधाएं निर्माण की कि सभी पढ़ाई कर सके। तो ऐसे बाबा साहब फिर हमने जान लिया कि प्रबुद्ध भारत हेडिंग क्यों दी गई। फिर प्रबुद्ध भारत क्या है और बुद्ध कौन है। तो बुद्ध की संक्षिप्त जानकारी हम सभी को है, लेकिन फिर बुद्ध की शिक्षा क्या है, तथागत की शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम सभी कॉमन लोगों के लिए आता है पंचशील। तो हम जानते हैं पंचशील माने क्या है। तो हमें चोरी, व्यभिचार, हिंसा, झूठ बोलना, चुगली करना या फिर मादक पदार्थ सेवन हमें नहीं करना है। इन 5 चीज़ों को हमें खुद से नहीं करना है और किसी और को भी हमें प्रेरित नहीं करना है। तो एक कोई छात्र है जो अपने कक्षा में अगर बुरा काम करता है तो सभी छात्र उसे बुरी नज़र से देखते हैं या फिर उसे रोका जाता है, टोका जाता है। अगर पूरे विश्व में कोई भी हिंसा करता है तो वह दंड के पात्र है। कोई भी व्यभिचार करता है, चोरी करता है, सत्य को छिपाता है, झूठ बोल के अपराध करता है या फिर मादक पदार्थ सेवन करके कुछ अपराध करता है, तो यह सभी शील तोड़ने वाले व्यक्ति को पूरे विश्व में लॉ के अनुसार इन्हें दंड दिया जाता है। ये सभी दंड के पात्र होते हैं। तो हमारे बुद्ध की शिक्षा में सबसे पहले आता है पंचशील। अगर यह हम अच्छे से पालन किए तो हम एक अच्छे छात्र, एक अच्छा नागरिक हम बन सकते हैं और हमारे देश के विकास में हम सहभागी हो सकते हैं। तो यह पंचशील, और जो इंसान पंचशील का अच्छे से पालन करता है, निसर्ग खुद उसे उसका रक्षण करता है। तो ये हो गया पंचशील। लेकिन इसके आगे भी बहुत बड़ी बातें भगवान बुद्ध ने कही है। आप यह चित्र में देख सकते हैं। पंचशील के बाद आता है अठशील क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, 10 पारमिता क्या है। यह बहुत गंभीर तत्वज्ञान इसमें छुपा हुआ है। तो ये हमें समझना है। तो इतनी सारी गंभीर बातें बुद्ध ने बताई हुई है, फिर भी बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी। अगर हमने ये सोचा तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि उस समय हमारा जो तत्कालीन समाज था, उस समाज में देव देवी या फिर बहुत सारे थोटान चमत्कार में हमारे सभी लोग फंसे हुए थे। उन्हें उस बुरी आदतों से बाहर निकालने के लिए, उनके दिमाग से सारा कचरा दूर करने के लिए, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हमें बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं दी। ऐसे समझे कि वह हमारी पहली स्टेप थी। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और इन सभी चीज़ों को हमें जानना है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और 10 पारमिता क्या है। इन सभी चीज़ों को हमें समझना है। तो आगे हम देखते हैं कि फिर ये होगी बुद्ध की शिक्षा। फिर बाबा साहब को हमने अगर देखा कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन्होंने आज तो हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रध्वज पे अशोक चक्र है। हमारे भारत की राज मुद्रा क्या है, तो वह 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ है। तो अगर हमने देखा, आज ये बड़ी कॉमन बातें हैं हमारे लिए, परंतु उस समय बड़ी अभ्यासपूर्वक बाबा साहब ने इन समितियों के गठन में यह सिद्ध कर दिया कि अशोक चक्र की महानता क्या थी। अशोक चक्र ने किस प्रकार सभी प्रजाओं को अपने बेटों की तरह, अपनी
पुत्र की तरह पालन किया और संपूर्ण विश्व में शांति फैलाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश इन्होंने की। और तब जाके हम बाबा साहब ने हमारे राष्ट्रध्वज में तिरंगा में अशोक चक्र का स्थान दिलाया, अशोक स्तंभ को हमारा राज मुद्रा में स्थान दिलाया, क्योंकि यह अखंड भारत पे शासन करने वाला एकमेव सम्राट, हमें चक्रवर्ती सम्राट हमें यह दिखाई देता है। तो बाबा साहब ने, क्योंकि संपूर्ण भारत भूल चुका था कि सम्राट अशोक कौन है, सम्राट अशोक का क्या कार्य है, और इसलिए बाबा साहब ने इनका परिचय हमें वापस करवाया। लेकिन ये बातें सिर्फ ऊपर की है, अगर हमें ठीक से देखा जाए तो ये अशोक चक्र का बहुत ही गंभीर अर्थ निकलता है। इन जो भी भगवान बुद्ध के आने के बाद संपूर्ण विश्व में या हमारे भारत में जब जम्बूद्वीप उसे कहा जाता था, शांति आ गई, और जो युद्ध करने वाले राजा थे वो भी युद्ध करने से रुक गए। उन्होंने शांति से राज्य करने के लिए अपने प्रजा को भी धम्म पालन करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो इसे सम्राट अशोक के बारे में, और जो हमारे बौद्ध लेणी है उस पे जो भी छोटे छोटे सिंबल्स है, इनका गहरा अर्थ है जो हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सम्राट अशोक की उस कालीन भाषा को हमें जानना ज़रूरी है। तो बाबा साहब ने इन चीज़ों का हमें परिचय तो करवा दिया, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें आगे बढ़ के उनको समझना होगा। तो ये हो गया प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत बुद्ध के समय में भी था, बुद्ध के बाद में भी बहुत 200-300 साल तक यह जीवित भी रहा, फिर लेकिन उसके बाद में परिस्थितियाँ बदलती गई। लेकिन आज बाबा साहब ने हमें उनसे फिर से परिचित कराया। उन्होंने खुद बौद्ध साहित्य लिखा भी है, पाली साहित्य भी लिखा है, तो हमें ज़रूरत है उन्हें हमें समझना है। जो बाबा साहब, उन्होंने इतने सारे कार्य खुद अकेले ने कर दिए, तो उनकी कुछ अपेक्षा तो होगी ना अपने समाज से। तो उन्होंने एक ही सबसे बड़ा नारा हमें दिया कि हमें पढ़ना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। आज हम पढ़ लिख चुके हैं, सभी पदवीधर है, सभी ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन हमारा संगठन का अभाव है और संघर्ष तो है, लेकिन आपस में ही यह संघर्ष हमें दिखाई दे रहा है। बहुत सारी संस्थाएं जन्म लेती है और विलुप्त भी हो जाती है। इनका क्या कारण है कि संगठन का अभाव है। आज हम ऐसे स्थिति में, ऐसे वातावरण में हमारा जन्म हुआ है कि आज इंटरनेट है, बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए तो हमें इसका उपयोग करके हमारा संगठन और अच्छा बढ़ाना चाहिए। और जितने भी गरीब छात्र हैं, हम उन्हें एजुकेशनली एडॉप्ट कर सकते हैं, उनका खर्चा उठा सकते हैं, या फिर हम खुद आगे होके हम रोजगार निर्माण कर सकते हैं। तो हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत ही सुंदर से घर, गाड़ी, बंगले सब हमारे पास आ चुके हैं। तो ये प्रबुद्ध भारत नहीं है, ये सिर्फ हमारी आर्थिक प्रगति है। तो सही प्रबुद्ध भारत वही होगा कि जो हम शील का पालन करें, हम अच्छा व्यक्ति बने, शीलवान बने, ध्यान की ओर बढ़ें, यही सचमुच प्रबुद्ध भारत होगा। तो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम कितने लोग 10 पारमिता के बारे में जानते हैं, तो हम कितने लोग इस पे ध्यान देते हैं कि हमें ये फॉलो करना है। तो नहीं, हम सिर्फ पंचशील में ही अटके पड़े हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। जैसे एक 10वीं का छात्र, उसके 9 विषय है, तो वो देखता है हर 9 विषय को उसे सही समय देके पूरा सिलेबस उसे कवर करना है और आगे बढ़ना है। तो वैसे ही हमें इन 10 पारमिताओं को आंखों के सामने रखकर हमें सत्कर्म करने चाहिए, ताकि हम इन पारमिताओं को धीरे धीरे पूर्ण कर सकें। तभी हम अच्छे व्यक्ति होके धर्म का अच्छे से पालन करके हम प्रबुद्ध भारत बना सकेंगे। तो सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं, तो संगठित होके धर्म को हमें सबको देना है। बाबा साहब ने खुद एक बार कहा था कि हमें खुद बाहर आना होगा इसका फैलाव करने के लिए। तो इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि
बुद्ध की जो गाथा है कि सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणम एतम बुद्धान शासनम। हर प्रकार के पाप कर्मों से अलिप्त रहकर अपने चित्तों को कुशल कर्म में लगाना, कुशल कर्मों का संचय करना, यही बुद्ध का शासन है। तो इस प्रकार जो आज मैं यहाँ जो बोल पा रही हूँ, यह हमारे भारत में सभी स्त्रियाएं जो कुशल पूर्वक सभी कार्य कर पा रही है, उन्हें जो भी स्वतंत्र आज प्रदान हुआ है, वह सब उसका श्रेय, संपूर्ण श्रेय सिर्फ बाबा साहब इन्हें जाता है। और आज हम विदेश में रहकर यहाँ जयंती का उत्सव इतना सुंदर प्रकार से हम मना पा रहे हैं, तो ये भी स्वतंत्र हमें मिला है, इसका सारा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। तो जो एक आदर्श लेखक थे, आदर्श समाज सुधारक थे, अर्थतज्ञ थे, ऐसे बाबा साहब जो एक आदर्श उत्कृष्ट पत्रकार और एक प्राध्यापक, संविधानकर्ता, इन असंख्य भूमिकाएं उन्होंने संपूर्ण आजीवन में निभाई। तो ऐसे बाबा साहब को मैं शत शत नमन करते हुए आपसे विराम लेती हूँ। धन्यवाद।